नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत आपका अनादि टीवी पर। मैं हूं आपके साथ पारुल। स्पॉटलाइट देख रहे हैं आप और आज बात करेंगे एमएलसी चुनाव में बीजेपी का परचम। उत्तर प्रदेश में एमएलसी चुनाव के ताजा नतीजों ने भाजपा को उत्साह से लबरेज कर दिया है। 5 एमएलसी चुनाव के परिणामों में से 4 भाजपा ने जीत ली है और 1 पर निर्दलीय सफलता पा सके। समाजवादी पार्टी का सफाया हो गया है। इस जीत के कई मायने हैं। रामचरितमानस विवाद के बाद समाजवादी पार्टी का सफाया होना बहुत कुछ कह रहा है। इस चुनाव में समाज का प्रबुद्ध वर्ग मतदान करता है, इसलिए यह भी लग रहा है कि प्रबुद्ध वर्ग भाजपा को समर्थन दे रहा है। कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी से लोग नाराज भी हैं, ऐसा भी प्रतीत होता है। भाजपा के लिए ये जीत कई मायनों में अहम है, लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये भी है कि एमएलसी चुनाव में बुरी तरह हारने के बाद क्या समाजवादी पार्टी शूद्र बनाम उच्च वर्ण की जातिवादी राजनीति को विराम देगी, या फिर जातिवाद का जिन राजनीतिक दलों के सरचर बोलेगा राजनीतिक गलियारों में सुनाई देगा। आज स्पॉटलाइट में इसी विषय पर हम चर्चा करने वाले हैं, लेकिन उससे पहले चुनावी परिणाम पर विभिन्न राजनीतिक दलों का क्या कहना है, आप सुन लीजिए। समाजवादी पार्टी का सूपड़ा पूरी तरह से साफ हो गया है। उनके अहंकार की हार हो गई है, उनकी गुंडागर्दी की हार हो गई है, उनकी जातिवाद की हार हो गई है, उनकी विकास विरोधी जो राजनीति है उसकी हार हो गई है। और भारतीय जनता पार्टी के प्रति विशेष तौर से बुद्धिजीवी तबका, जो कह लीजिए कि समाज का मार्गदर्शक है, समाज को जो दिशा देने का काम करता है, समाज का मार्गदर्शन करने का काम करता है, समाज का के माध्यम से वह संदेश देने का काम करता है, ऐसा वर्ग उसने भारतीय जनता पार्टी को अपना आशीर्वाद दिया है। और ये 2023 का विधान परिषद का चुनाव नहीं, 2024 के लोकसभा चुनाव का आगाज है। उत्तर प्रदेश की विधान परिषद की सीटों में जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी ने चुनाव जीता है, मतदाता बनाने से लेकर के आज तक लगातार गड़बड़ियां करते रहे और पूरी प्रशासनिक मशीनरी का प्रयोग करके चुनाव जीतने का काम किया। और डिप्टी सीएम जिस तरीके से समाजवादी पार्टी को समाप्तवादी पार्टी बता रहे हैं, जो खुद जनता के बीच में चुनाव हार गया, वो तो भारतीय जनता पार्टी की कृपा पर जिंदा है। और जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी महंगाई, बेरोजगारी, पिछड़े दलितों के अधिकार के साथ खेल कर रही है, निश्चित रूप से आने वाले दिनों में पूरे उत्तर प्रदेश की आम और आवाम एकजुट होकर के इस भारतीय जनता पार्टी को चुनाव हराने का काम करेगी। देखिए, ये चुनाव जो है ये सरकार का चुनाव होता है। भारतीय जनता पार्टी आज जीती है, उससे पहले सपा जीतती थी, उससे पहले बसपा जीतती थी। सवाल जो है इस समय जो जनता के मुद्दे हैं, बजट जो आया है उसमें बेरोजगारी और महंगाई को लेकर कोई बात नहीं हो रही है। यहाँ किसान आय को लेकर कोई बात नहीं हो रही है। मनरेगा बजट में 30% की कटौती हो गई है। कोरोना के बाद प्रवासी मजदूरों की जो वापसी हुई, आज गाँवों में बोझ बढ़ गया है, बेरोजगारी चरम पे है, मगर मनरेगा का बजट कटौती पर मुख्यमंत्री जी कुछ नहीं बोल रहे हैं। सब्ज बाग दिखाया जा रहा है ग्लोबल इन्वेस्टर समिट के माध्यम से। पिछले 3 ग्लोबल इन्वेस्टर समिट हुए, मगर उसके माध्यम से नौजवानों को रोजगार नहीं मिला। आज भी पलायन हो रहा है दूसरे प्रदेशों में। और रही बात ये चुनाव की, तो बिना कुछ काम किए अगर सरकारी चुनाव पे भाजपा खुश हो रही है तो उनको खुशी मुबारक हो। तो 5 सीटें एमएलसी की, लेकिन 4 सीटें बीजेपी के खाते में, वो भी तब जब मुद्दा उठा शूद्र राजनीति का। इससे पहले भी हम चर्चा कर चुके हैं इस मसले पर, लेकिन अब नतीजे आ गए हैं तो ये भी जानना जरूरी होगा, क्या इसने सपा के लिए खासतौर पर साइड इफेक्ट छोड़े हैं जो भारतीय जनता पार्टी के लिए फायदेमंद साबित हुए। और निकाय चुनाव से पहले ये जो बूस्टर मिला है भारतीय जनता पार्टी को, इससे आगे कितना भारतीय जनता पार्टी आगे के लिए तैयार हो रही है और सपा ने क्या सबक लिया, तमाम मुद्दे होंगे जिन्हें हम चर्चा में शामिल करेंगे। मिलियन मेहमानों से जो हमारे साथ चर्चा में जुड़ रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी से हमारे साथ मेहमान जुड़े हैं डॉक्टर कौशल कांत मिश्रा जी, प्रवक्ता है बीजेपी से। बहुत स्वागत कौशल कांत मिश्रा जी आपका। आप ही से मैं शुरुआत कर रही हूँ। सबसे पहले बधाई, 5 में से 4 सीटें आप जीते, लेकिन एक नहीं जीत पाए सर, और एक जो हारी है वो निर्दलीय के पास गई।
निर्दलीय विपक्षी पार्टी सपा से ज्यादा भारी पड़ रहा है आप पर? सर का ऑडियो नहीं मिल रहा है। इतने के जी सर कहिए अब। पारुल जी, मैंने कहा ये तो देखने का नजरिया है आपका कि आप कैसे देखती हैं। आपको पूरा हक है, आप पत्रकार हैं जी, और संविधान का चौथा स्तंभ है, तो आप कोई भी सवाल कर सकती हैं। आप किस नजरिए से देख रहे हैं एक सीट जो आपके हाथ से निकल गई? हम तो ये देख रहे हैं जी कि हम 4 पे जीते हैं और विपक्षियों को एक भी सीट नहीं मिली है। कानपुर की भी मिलनी चाहिए थी, अगली बार वो भी मिलेगी। समाजवादी पार्टी जिस तरीके से राम विरोध, रामायण विरोध, रामचरितमानस का विरोध, हिंदुओं का विरोध, भारतीयों को जातियों में बांटने की कोशिश कर रही है, ये उसका जवाब है। और ये जवाब भारतीय जनता पार्टी को देने की जरूरत नहीं है। प्रदेश की जनता ने दे दिया है कि समाजवादी पार्टी की विभाजनकारी नीति उत्तर प्रदेश में नहीं चलने वाली। लेकिन इसमें कोई बहुत बड़ा वोट बैंक नहीं था सर। ये वोट बैंक था पढ़ा लिखा, जिसने समझा कि जातिगत राजनीति देश में, प्रदेश में नहीं चलेगी, और जातिगत राजनीति पर अगर कोई बात करता है तो उसे किस तरह का सबक सिखाएंगे ये प्रबुद्ध जन। क्योंकि हम देख रहे हैं अब न केवल वो लोग जो पढ़े लिखे हैं, बल्कि वो लोग भी जो स्मार्टफोन का उपयोग करते हैं, उन्हें भी सही गलत का अंदाजा होने लगा है सर। भले ही ग्रामीण अंचल में लोग बैठे हुए हैं, लेकिन उन्हें सही गलत राजनीति भी समझ आने लगी है। पारुल जी देखिए, जो ये प्रबुद्ध जनों का चुनाव होता है, वो प्रबुद्ध जन ही समाज को आगे लेकर चलने का काम करते हैं। वही एक सोसाइटी में, एक मोहल्ले में कोई भी होता है जो पढ़ा लिखा होता है, वही उस समाज को गाइड करता है। यानी कि जो समाज के जो उनके लाइट हाउस हैं, वो भारतीय जनता पार्टी में विश्वास कर रहे हैं। उससे ज्यादा जरूरी यह है कि समाजवादी पार्टी की जो भारत विरोधी नीति है, जो रामचरितमानस का अपमान किया जा रहा है, जो राम का अपमान किया जा रहा है, जो तुलसीदास जी का अपमान किया जा रहा है, ये उसका जवाब है। और ये जवाब प्रबुद्ध जनों ने दिया है। और मैं धन्यवाद देता हूं प्रबुद्ध जनों का कि वो इसी तरह से भारतीय जनता पार्टी के साथ जुड़े रहे। जिस तरीके से आज उत्तर प्रदेश उत्तम प्रदेश बन गया है, उसको सर्वोत्तम प्रदेश बनाने में उनका सहयोग बहुत जरूरी है और उनका साथ बहुत जरूरी है। जिस तरीके से उत्तर प्रदेश आज दूसरे नंबर की इकोनॉमी हो चुका है, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में नंबर 1 आ चुका है, जिस तरीके से कानून व्यवस्था सुधर गई है, जिस तरीके से वहां पर रंगोत्सव, दीपोत्सव, और आप ये देखिए कि सारे धार्मिक प्रोग्राम जो हिंदुओं की कल्चरल प्रोग्राम है, हिंदुस्तान का जो कल्चर है, उसको रोकने, उसको बचाने, उसको सजोने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार कर रही है। इनमें इन प्रबुद्ध जनों का योगदान है और हम उनका धन्यवाद देना चाहते हैं। बाकी मेहमान भी हमारे साथ जुड़ गए, उनका परिचय करा दीजिए। जैनेंद्र प्रताप जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, सुबह सपा से प्रवक्ता हैं आप। सुबह सपा के बहुत स्वागत जैनेंद्र साहब। रजा रिजवी साहब हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सैयद रजा रिजवी वरिष्ठ पत्रकार हैं, उत्तर प्रदेश की पृष्ठभूमि को बहुत अच्छे से समझते हैं, वहाँ की पॉलिटिक्स की नब्ज पकड़ते हैं। शौकत अली साहब हमारे साथ जुड़े हुए हैं, सपा से प्रवक्ता हैं आप। शौकत साहब आपका भी स्वागत करते हैं। अब इसके बाद में आ रही हूँ रिजवी साहब आपके पास। रिजवी साहब, 4 सीटों का जीत जाना और 1 सीट का हार जाना, लेकिन 4 सीटों में या ये 5 सीटों में सपा का कहीं पर भी दिखाई ना देना, और 1 सीट भी जीती तो निर्दलीय ने। इस चुनाव को आप कैसे देखते हैं आने वाले समय पर? क्या वाकई, क्योंकि इसे ये कहा जा रहा है कि सपा को आईना दिखाने का काम इन चुनाव ने किया है, प्रबुद्ध जन इसमें वोट कास्ट करते हैं, इसमें कैंडिडेट्स भी वही होते हैं, और ऐसे में आने वाले समय में क्या कोई संकेत मिल रहे हैं सपा को जिस पॉलिटिक्स की तरफ वो जा रही है वहां नहीं जाना चाहिए, ऐसा माना जाए? क्योंकि जाहिर सी बात है जिन लोगों का चुनाव हो रहा है वो कहीं ना कहीं उन्हीं लोगों में से आते हैं, लेकिन उन्हें सिखाते हैं, संदेश देते हैं कि आगे सही और गलत क्या है। सैयद साहब, रजा साहब कहिए। देखिए पारुल जी, जो चुनाव हुआ है विधान परिषद का, इसमें ज्यादातर जो वोटर थे वो शिक्षक थे और स्नातक थे। तो साफ इसमें जो पढ़े लिखे लोग हैं वही वोटर थे, उन्होंने वोट दिया है। उत्तर प्रदेश की सरकार योगी आदित्यनाथ जी इसमें पूरा अपना समय, पूरा दिमाग अपना इन्वेस्टर समिट में और G20 में लगाए हुए हैं, और उसको सफल बनाने में लखनऊ में अगर आप आती देखती सफाई व्यवस्था ये सब पेंटिंग चल रही है, तो पूरा दिमाग, और उसमें ये जो है 5 परिषद के चुनाव में 4 सीट जीतना भारतीय जनता पार्टी के लिए और योगी आदित्यनाथ के लिए एक बहुत बड़ी
कामयाबी रहेगी और हमें लगता है कि इस इन्वेस्टर समिट में और G20 बहुत अच्छे तरीके से और जो है बढ़ चढ़ के इस प्रोग्राम को कामयाब करेंगे। दूसरा, परिषद में स्थिति जो समाजवादी पार्टी की थी वो आपको बिल्कुल मालूम है कि कम वहां हो गई है कि वो विधान परिषद में विपक्ष के नेता लायक भी नहीं रह गए हैं समाजवादी पार्टी के लोग कि किसी को विपक्ष का नेता बनाया जाए। वहां ये 5 सीटें अगर जीते तो कुछ समाजवादी पार्टी की स्थिति अच्छी होती। और ये सही है कि इस चुनाव के बीच में ही हम गर्व से कहो कि हम शूद्र हैं, जैसे नारा लगता था गर्व से कहो कि हम हिंदू हैं, तो एक नारा ये शुरू हो गया गर्व से कहो हम शूद्र हैं। कई जगह बैनर लगे मिले, कई पटेल बिरादरी के लोग, कई अन्य बिरादरी के लोग जो है वो लगा के बैठे रहे और नारे को वो किया आगे बढ़े। पढ़े लिखे लोगों पे कोई असर नहीं पड़ा। अगर असर पड़ा होता तो कहीं ना कहीं सीटें जो है वो समाजवादी पार्टी की झोली में जाती। अब भारतीय जनता पार्टी की सीट जो है इस 4 सीट के आने से परिषद में उनकी बहुत मजबूती हो गई है। और जो भी अब आप समझिए विधानसभा हाउस से पास होके जाएगा, परिषद में फौरन पास होकर के कानून बन जाएगा, जबकि पहले ऐसा नहीं था। पहले तो सरकार जो है वो उत्तर प्रदेश में बीजेपी की थी, लेकिन परिषद में बहुमत जो है वो नहीं रहता था बीजेपी का, तो उससे बहुत सी चीजें जो है वो पास कराने में जरा से दिक्कत होती थी। लेकिन अब हमें लगता है कि उत्तर प्रदेश में कोई भी कानून पास कराने में, चाहे वो विधानसभा से हो, वहां तो पूर्ण बहुमत है ही है और परिषद में भी पूर्ण बहुमत से ज्यादा है, तो इसलिए कोई दिक्कत नहीं है। अब सवाल ये होता है, जैसे अभी मैंने देखा उप मुख्यमंत्री जी कह रहे थे कि साहब ये तो एक छोटा चुनाव है, अब 2024 हम जीतेंगे। ये छोटा चुनाव है, लेकिन इसके बाद अभी स्थानीय निकाय के चुनाव जो है वो बड़ा चुनाव, अब वो शहरी क्षेत्र का चुनाव है। उसमें जरा से समझ में आएगा कि भारतीय जनता पार्टी या समाजवादी पार्टी या बहुजन पार्टी या कांग्रेस कहां पर खड़ी हुई है। और ये सही है, हमारे अभी बीजेपी के साथी बोल रहे थे, उन्होंने बहुत सही बात कहा कि किसी विपक्ष की पार्टी का कोई एमएलसी नहीं जीता है, न कांग्रेस का जीता है, न सपा का जीता है, न वही शुरुआत में मैंने वही जिक्र किया था। हाँ, तो ये उन्होंने बहुत सही बात कि निर्दलीय जीते हैं बघेल साहब, तो निर्दलीय जीते हैं, वो कोई पार्टी का नहीं जीता है। तो इसके मतलब भारतीय जनता पार्टी के लिए ये भी एक बहुत अच्छा है कि साहब उत्तर प्रदेश में कोई विपक्ष नहीं है, निर्दलीय ही विपक्ष माना जाए। लौट रही हूँ सर आपके पास। शौकत अली साहब हमारा साथ जुड़ा, उसके बाद जैनेंद्र जी आपके पास आऊंगे। शौकत साहब, हम शूद्र हैं, गर्व से कहो हम शूद्र हैं, क्या इसने परेशान कर दिया आपको एमएलसी में, वो भी 5 जिनमें से एक भी आपके पास नहीं है? पारुल जी, मैं कहूंगा तमाम वक्ताओं को सुन रहा था, जिसमें एक वरिष्ठ पत्रकार भी हैं, लखनऊ के रहने वाले हैं जी, और भारतीय जनता पार्टी के साथी को भी सुन रहा था जी। एक बड़ा आश्चर्य होता है जब ये आदमी कहता है कि 4 सीटों के बाद आप विपक्ष के रूप में भी नहीं। और आज हमें नहीं पता है कि हम विपक्ष में हैं या नहीं, आपको हमसे ज्यादा अच्छा पता होगा। दुर्भाग्य देखिए, जब कहा जाता है कि पढ़े लिखे वर्ग ने चुनाव 9 सदस्य हैं। अब सुन लीजिए पारुल जी, भी पूरा वाक्य पूरा इंटरेक्ट अगर आपको बीच में करना है, सवाल आपको पता होगा। करेक्ट कर रही थी सर, मैं मेरे दर्शकों के पास गलत जानकारी नहीं जानी चाहिए, सिर्फ इसलिए करेक्ट कर रही थी। मैं आप पूरी बात तो सुन लीजिए जी। मैं अच्छा वाक्य बोलना चाहूंगा, आप बीच में इंटरप्ट कर दोगे, दर्शक भी नहीं समझ पाएगा, मैं आपकी बात सुनूंगा किसी और की बात। गलत मत बोलिए, बोल लेने दिया, उसके बाद आपके सारे सवाल हम सुन लेंगे। बहुत ध्यानपूर्वक सुनते हैं लोगों की बातों को। देखिए, अगर हम चुनाव हारे हैं तो ये राजनीति में ये दौर चलता चला आ रहा है। एक ऐसा भी दौर था कि भारतीय जनता पार्टी सदन तक पहुंचने योग्य नहीं थी, 2 सीटें भी दान में मिल गई थी। ऐसा भी दौर रहा इस देश के अंदर। ये भी एक सत्य है कि पढ़े लिखे वर्ग ने आज चुनाव किया है अपना, और जिन्हें उन्हें लगा उन्होंने चुना है। एक ऐसा भी दौर हमने भारत में देखा है कि हम सीटें तमाम जीते हैं और सत्ता में भी आश्रित हुए हैं। अभी पूर्व का एक चुनाव बताता हूँ, 3 सीटों पे चुनाव हुआ, जिसमें एक लोकसभा थी, 2 विधानसभा थी। क्या भारत के लोगों ने नहीं देखा कि कैसे चुनाव हुआ है? ये दौर भी भारत में हमने देखा है। तो ये कोई ना कहे कि विपक्ष के योग्य नहीं है आप, या जनता ने आपको बिल्कुल सिरे से नकार दिया है। अरे मैं तो वो दौर भी देखकर आया हूं जहां राजनीति में कहा जाता था कि भारतीय जनता पार्टी का कभी उदय नहीं होगा। ये दौर भी हम लोगों ने देखा है।
तो राजनीति में उतार चढ़ाव रहते हैं। देखिए बातों का जो अर्थ है वो कभी कभी गलत भी हो जाता है। अब कोई कहे आज के दौर में कोई विपक्षी बातों को आप गलत तरीके से मत समझाए ना। पारुल जी अभी सैयद साहब ने कहा कर रहा हूँ, विधान परिषद की बात कर रहे थे, वही मैं समझाने का वहां पर विपक्ष की पोजीशन आपसे निकल गई है। अगर आज के दौर में नहीं सर, गलत नहीं बोलेंगे आप गलत जानकारी मत दीजिए ना। सैयद साहब जो बोल रहे हैं उसको आप गलत समझा रहे हैं, ये गलत हो जाएगा ना सर। सुन लीजिए, अरे पारुल जी थोड़ा तो सुन लीजिए। पारुल जी, आज विपक्ष के रूप में भारतीय जनता पार्टी के सरकार के समक्ष कोई बैठता है सामने, अगर जवाबदेही किसी की है तो वो समाजवादी पार्टी। जवाब नहीं है मेरी बात का, समाजवादी पार्टी जवाब देना जानती है। शूद्र राजनीति ने आपको परेशान कर दिया, एक भी सीट 5 में से आप नहीं ला पाए। सीधा सवाल का सीधा जवाब दे दीजिए। मैंने सीधे सीधे जवाब दिया कि ऐसे भी दौर देखे हम लोगों ने, फॉर्मूला गलत पड़ गया आपको, ऐसे बता दीजिए सही पड़ा क्या गलत पड़ा? नहीं हुआ, कोई फॉर्मूला गलत नहीं हुआ। हाँ। भारतीय जनता पार्टी जहां जीत नहीं पाती वहां एसपी और डीएम वहां अभी आगे मतलब इसी पॉलिटिक्स पर आप चलने वाले हैं, निकाय चुनाव में भी शूद्र राजनीति पर चलेंगे। अरे जीत हमारी हो, प्रमाण पत्र आपको डीएम देते, हम क्या कर लेंगे भैया? इसी राजनीति पर आगे भी सपा की पॉलिटिक्स चलेगी इसी तरह से। राजनीति नहीं ये करवा सकते, इसको स्वीकार करने में कोई गुरेज नहीं होनी चाहिए। क्या आपने इस दौर में नहीं देखा पर्चे छीन लिए जाते हैं? अगर मैं तो शुरू से ही कहती हूँ, मैं तो शुरू से अपनी चर्चा जब शुरू करती हूँ तो कहती हूँ कि राजनीति जो ना कहे सो भी करवाए। एक व्यक्ति को ये आजादी ना हो कि वो अपना पर्चा दाखिल कर सके, वो भी एक मीडिया कर्मी के कैमरे के सामने हो रहा है, ये भी नहीं कि चोरी छुपे हो रहा है। आजकल तो आपका कैमरा जरा से मेरी डिबेट पर वापस आ जाइए ना। शूद्र राजनीति आपको भारी पड़ गई क्या? और आने वाले समय पर नहीं भारी पड़ी तो उसी के साथ चलेंगे? मैं सही टॉपिक पे हूँ, शूद्र राजनीति के साथ ही चलेंगे। मैंने कहा मैं सही टॉपिक पे हूँ। मैंने क्या कहा सर? आप मेरी बात ना सुन रहे हैं ना, सवाल का जवाब दे रहे हैं। मुझे आगे बढ़ना पड़ेगा। नहीं कह सकते कि भारत में अब लोकतंत्र के तरीके से चीजें होती हैं, लोकतांत्रिक चीजें नहीं होती हैं। जो सिस्टम चाहता है वो चीजें होती हैं, जो सरकार चाहता है वो चीजें होती हैं। राजनीति पर सपा की पॉलिटिक्स आगे चलेगी? मैंने कहा ना, राजनीति अपनी जगह है, आज सिस्टम अपनी जगह काम नहीं कर रहा है। जो सत्य है उसे स्वीकार करने में आपकी विचारधारा की बात कर रही हूँ। एमवाई पॉलिटिक्स के लिए सपा जानी जाती है, अब शूद्र पॉलिटिक्स करेंगे। पे हम लोग काम करना चाहते हैं। जिस मेरे सवाल का जवाब नहीं है आपके पास, मेरे सवाल का जवाब नहीं है आपके पास। आप मेरे सवाल से भाग रहे हैं शौकत जी। शौकत अली, आप मेरे जवाब, आपके पास जवाब नहीं है, आप टाइम वेस्ट कर रहे हैं सर। आपके पास जवाब नहीं है। आपकी आने वाली पॉलिटिक्स जो एमवाई पर जानी जाती थी, मुस्लिम यादव, अब शूद्र राजनीति करेंगे। कि देश में नौजवान सड़कों पे किस तरह घूम रहा है, लेकिन रामराज्य जैनेंद्र जी नहीं, आपके पास जवाब नहीं है शौकत अली जी। यहाँ गोल घूमकर यूटर्न लेकर वापस। ना बॉस, जवाब सुनना नहीं चाहता। नहीं बॉस, नहीं ऐसे नहीं चलेगा। मेरी डिबेट में आपको सीधा ही चलना पड़ेगा। जो मेरी डिबेट का टॉपिक होगा उस पर बात करनी पड़ेगी आपको सर। आई एम रियली वेरी सॉरी। जैनेंद्र जी वापस आ रही है आपके पास। हमें मौका मिला है, हम तो बताएंगे। जवाब दीजिए ना। आगे आपकी पॉलिटिक्स मुस्लिम यादव या फिर शूद्र? मुझे मौका मिला है, जो जवाब देना चाहिए, जो जनता को सही जवाब मिलना चाहिए, वो हम देने का काम कर रहे हैं। दर्शकों का टाइम थोड़ी ना खराब करेंगे हमसे। जैनेंद्र जी, सरकार को जवाब देना है। आपको क्या लगता है, क्योंकि सपा के साथ आपका भी गठबंधन, ठीक है सर लौट रही हूँ, सपा के साथ जैनेंद्र जी गठबंधन रहा और अब ये जो पॉलिटिक्स नए तरह की हो रही है, क्या वाकई, क्योंकि बहुत बड़े चुनाव तो नहीं थे यस, लेकिन बड़े लोगों का चुनाव था, उन लोगों का चुनाव था जिनको समाज में वाकई समझा जाता है, एक ओहदे पर रखा जाता है। अब उन लोगों ने अगर सपा को नहीं चुना तो क्या ये सीधा संदेश नहीं जाता कि उन्होंने गलत राह पकड़ ली? क्या कहेंगे इस पर आप? पारुल जी देखिए, ये कहने को तो 5 सीटों का चुनाव था, लेकिन अगर आपने ध्यान दिया हो, यहाँ पे 40 जिले आते हैं इन 5 सीटों में। उन 40 जिलों के जो बुद्धिजीवी वर्ग है उसने इन 5 कैंडिडेट को चुना है, जहां पे एक कैंडिडेट जो निर्दलीय थे वो पिछली 6 बार से इस बार 6ठी बार जीते हैं। तो कहीं ना कहीं जो रामचरितमानस पे टिप्पणियां थी वो बौद्धिक जगत ने ठुकरा दी हैं और उसका ये इनको बदला दिया है सपा पार्टी को। अब समाजवादी पार्टी को वो कहना चाहता है कि आप समाप्त हो गए हैं। उसका कारण ये है कि आप जब बच्चा पैदा होता है तो माँ कहती है हाय राम, और जब इंसान मरता है तो राम नाम सत्य। तो आपके जीवन के पल पल में राम बसे हुए हैं। उन राम को ऊपर उंगली उठाकर उस रामचरितमानस पे, जिसका आपकी षष्ठी के दिन पाठ होता है, आपके अलग अलग विवाह समारोह में पाठ होता है रामचरितमानस का, आप उसकी कथा करते हैं समय समय पे पूरे जीवन भर, आप उसका अपमान कर रहे हैं। आप उसके लेखक तुलसीदास जी का अपमान कर रहे हैं। आप ये भी नहीं देख रहे हैं किसने कौन सी पंक्ति किस देश काल में कही, किसके मुख से वो पंक्ति कही गई।
अगर एक फिल्म होती है उसमें विलेन क्या हीरो वाले डायलॉग बोलेगा तो आपको अच्छा लगेगा? तो आप ऐसी चीजें नहीं देखते हैं, आप सिर्फ पंक्ति पकड़ लेते हैं, उसका अर्थ तक आपको मालूम नहीं है और आप उसको लेके ये कहते हैं कि हम समाज को बांटेंगे 2 भागों में। तो जो पढ़ा लिखा बौद्धिक वर्ग है उसने इन चीजों को नकार के आगे आके वोट दिया है। और दूसरी चीज मैं बताना चाहूंगा कि जो 40 जिले हैं ये एक छोटी सी नहीं झलक है, इसने ये अपने आप में स्पष्ट करता है यही बौद्धिक वर्ग आगे जो उनके आसपास में, उनके परिवारों में, उनके रिश्तेदारों में जो नहीं पढ़े लिखे हैं उनको ये चीज समझाएगा कि मतलब इन्होंने क्या कहा है रामचरितमानस के बारे में। हो सकता है गांव देहात में क्या 400 साल 500 साल से रामचरितमानस पढ़ा जा रहा है, क्या आज तो नहीं छपा है? सभी लोग इस भारत में रामचरितमानस को पढ़ते हुए आ रहे हैं। क्या ये कोई पहली बार हुआ है कि किसी ने पहली बार वो पंक्ति पढ़ी है? नहीं, सबने पढ़ी है, हजारों बार पढ़ी है, कितनी पीढ़ियों ने पढ़ी है। दूसरी चीज मैं बताना चाहूंगा कि जो सपा का, जो समाजवादी पार्टी का चरित्र रहा है, अगर जब ये सत्ता में थे 4 बार, उस समय पे दलितों पे सबसे ज्यादा अत्याचार करने इन्हीं के शासन में हुआ। आप चाहे तो एनसीआरबी का डेटा उठा के देख सकते हैं। जो आपको याद होगा कि SC ST का प्रमोशन में आरक्षण था, वो किसने खत्म किया? आपकी ट्रेन की जो ढलान है बीजेपी की तरफ नहीं जा रही है अब? नहीं, ऐसा नहीं है। मैं तो उन चीजों को बता रहा हूं जो समाज में वैमनस्य पैदा करने की है। मेरी पार्टी वोट चाहती है लेकिन किसी धर्म ग्रंथ का अपमान करके नहीं। हम शिक्षा, इसको कोई टच नहीं करना चाहता। अलग-अलग ठीक है, अब छोटी-छोटी टिप्पणी मैं बाकी मेहमानों से सभी से लौटूंगी सर, लौटूंगी। कौशल साहब, ये कहीं ना कहीं एक वाकई जड़ी बूटी संजीवनी का काम कर गया आपके लिए, और आने वाले समय पर क्योंकि ये बुद्धिजीवी वर्ग ये चाहता है कि सब जाति वाली पॉलिटिक्स उनको नहीं चाहिए, शायद इसी वजह से ये इन तमाम लोगों ने भी वोट उन लोगों को किया जो कहीं ना कहीं आपके साथ है। अब बताएं सर कि आने वाले समय पर, क्योंकि अब हम देख रहे हैं कि आप सभी को साध कर चल रहे हैं। पहले आरोप ये लगते थे कि जो मुस्लिम्स हैं उनको आप नहीं साथ में लेकर चलना चाहते, ऐसे आरोप लगते थे, लेकिन अब वो भी पिक्चर साफ हो गई है। कहिए। देखिए, मोदी जी के नेतृत्व में जो हमारा फॉर्मूला है, सबका साथ, सबका विकास, सबका प्रयास और सबका विश्वास, और उसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल है कि जब 80 करोड़ लोगों को वैक्सीन मुफ्त अनाज दिया जाता है, सबको वैक्सीन लगती है, किसानों को सम्मान निधि आती है, जरूरतमंदों को आवास मिलता है, उसमें शौचालय बनता है, उसमें बिजली आती है, उसमें गैस का सिलेंडर आता है, वो आपके सड़कें आपके दरवाजे तक जाती हैं, तो जाति धर्म देके नहीं आती है, टिप्पणियों में सबका विकास दे करके आती है। पारुल जी, यहाँ पे सिर्फ एक चीज बताना चाहूंगा, ये हमारे काम से ज्यादा ये इनकी जो विभाजनकारी नीति है उसका जवाब है। ठीक है सर, जो इन्होंने रामचरितमानस का अपमान किया है। आपका बहुत अच्छा जवाब मिल गया मुझे। शौकत साहब की स्थापना करने वाले लोहिया जी, शौकत साहब, रामचरितमानस का अपमान, रामायण मेला लगाते थे समय और रामायण मेले मुझे उनसे भी जवाब देना होगा। नहीं पैदा हुआ, और अगर समाजवादी पार्टी में इतनी ताकत थी तो मुलायम सिंह जी, अखिलेश यादव सब थे, तो उन्होंने क्यों नहीं उस लाइन को डिलीट कर दिया? क्योंकि ये केवल जात में बांटने की राजनीति कर रहे हैं। ठीक सर, शौकत अली जी, रामायण के खिलाफ। कौशल साहब, दूसरे को भी समय देना पड़ता है। कौशल साहब, दूसरे को भी समय देना पड़ता है। शौकत अली जी, आवाज मिल रही है आपको मेरी? चलिए, शौकत जी शायद अभी हमारे साथ नहीं है, कनेक्शन नहीं हो रहा है अभी उनका हमारे साथ। ठीक है, खैर महत्वपूर्ण सवाल जिनका जवाब तो शौकत अली जी ने नहीं दिए, लेकिन ये अच्छा हुआ कि सपा आज बैठी हुई है इस बारे में बात करने के लिए। रिजवी साहब जी, इन मुद्दों पर राजनीति अब ना ही हो तो अच्छा है। ना केवल रामचरितमानस, किसी भी ग्रंथ, चाहे वो किसी भी धर्म से जुड़ा हुआ हो, जनता के सामने एक एग्जाम्पल पेश कर दिया है उन तमाम लोगों ने जो बुद्धिजीवी वर्ग हैं, पढ़े लिखे लोग हैं। और अब हम वही चाहते हैं कि अब जो समाज के जो लोग चाहते हैं वही ये पॉलिटिकल पार्टीज करें। ऐसा मुमकिन है क्या सर? एक साहब ने ग्रंथ पे बात किया था, मुस्लिम समुदाय का एक ग्रंथ था, उस पर बात किया था और सुप्रीम कोर्ट तक गए थे कि 36 आयतें हटा दी जाएं। तो वो कहाँ पढ़े हैं वो सबको पता है, बताने की जरूरत नहीं है। तो इसलिए धार्मिक ग्रंथों पर बहुत ज्यादा किसी को बहुत टीका टिप्पणी करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि बहुत लोग जो धर्म से बिल्कुल जुड़े हुए हैं वो अपनी जान देने के लिए और जान लेने के लिए तैयार हो जाते हैं। तो मेरा ये सुझाव है कि धार्मिक चीजों पर, चाहे कुरान शरीफ हो, चाहे, लेकिन हम यहाँ पर ये चर्चा बिल्कुल नहीं करेंगे।
और ना ही इस बात पर हम इस जोर पर देंगे बहुत टिप्पणी करने की लोगों को जरूरत कि नहीं लोगों है। को, हाँ, लोगों की आस्था से जुड़ा हुआ मसला हो तो उसे टच ना ही कीजिए तो बेहतर है, क्योंकि जनता आप जवाब देना चाहती है। और ये भले ही छोटा इलेक्शन है, लेकिन निकाय चुनाव भी बताएंगे कि क्या होगा इस मुद्दे का अंत, क्योंकि जनता तभी बताएगी वोट डालकर कि उसे वो पसंद आया नहीं आया। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ चर्चा में जुड़ने के लिए। उत्तर प्रदेश की हम बात कर रहे थे, एमएलसी इलेक्शन, जिसमें 5 में से 4 सीटें भारतीय जनता पार्टी के पास गई, वो भी तब जब रामचरितमानस का मुद्दा उठा, रामचरितमानस के अपमान का मुद्दा उठा, शूद्र राजनीति का मुद्दा उठा, जिसको शायद बुद्धिजीवी वर्ग ने तो कहीं पसंद नहीं किया है। यानी साफ बता दिए कि जातिवादी पॉलिटिक्स नहीं चाहिए उनको। वैसे में अगर ये भारी पड़ा है सपा के ऊपर, तो निकाय चुनाव में भी इनको कहीं ना कहीं नतीजे को देखने को मिलेंगे, जिसका शायद उन्हें परेशान भी होना पड़ेगा, पछतावा भी होगा। लेकिन उसके बाद अगर पॉलिटिक्स बदलती है सपा की, तो इस निकाय चुनाव से पहले उन्हें समझ में आ जाना चाहिए कि शायद वो जो फॉर्मूला उन्होंने अपनाया वो ठीक नहीं था, या उन्हें लगता है कि अभी भी उस फॉर्मूले से कोई बहुत ज्यादा नुकसान नहीं हुआ, ऐसी राह पर चलेंगे। तो निकाय चुनाव के बाद पता चलेगा कि शूद्र राजनीति या रामचरितमानस का जो अपमान सपा के स्वामी प्रसाद मौर्य ने किया, उससे जनता आहत है या जनता ने सपा को माफ कर दिया, स्वीकार किया। दीजिए इजाजत, रखिए अपना ख्याल, नमस्कार।